नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 9 एंड 10 को कवर करेंगे। दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, उसके बाद में तब हम कल के लेक्चर पे चलेंगे। आज का है चैप्टर 9। चैप्टर 9 भाई हमारे संसाधन, संसार के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छंद रूप से प्रकृति में या पर्यावरण में मनुष्य के लिए संसाधन विद्यमान है, उसी को हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से, या आप मानिए उनके रहने खाने जीने की पूरी व्यवस्था है। अब वो जो प्राकृतिक संसाधन है, अब जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस टेरिटरी में पड़ते हैं तो उस देश का हो गया। भाई भारत में पड़ा खनिज संसाधन तो भारत का हो गया, मिस्र में नील नदी हुई तो नील नदी मिस्र की हो गई। तो ये राजनीतिक सीमा में बंधे हुए हैं। अब ये प्राकृतिक संसाधन हैं कौन कौन से, इसको भी मैं बता दूं, कैटेगराइज कर देते हैं इसके हेडिंग के द्वारा। नंबर 1 मानव संसाधन। मानव भी एक प्राकृतिक संसाधन ही है, ये आप जान लीजिए, अपने आप में, दूसरों के लिए नहीं, अपने आप में मान लीजिए उसको। प्रकृति में वो भी स्वच्छंद रूप से आया है। अब वो जब इस पृथ्वी पर आ गया तो उसको रहने जीने खाने का अधिकार है। अब वो रहने जीने खाने का अधिकार तो कैसे वो डेवलप कर रहा है वो अपने इस सर्वाइवल को, वो देखा जाता है। नंबर 1 मानव संसाधन। मानव संसाधन। नंबर 2 भूमि संसाधन, भूमि। नंबर 3 कृषि। नंबर 4 5 जल पशु वन। जल पशु वन मत्स्य खनिज ये हमारे संसाधन हैं। अब इसमें से एक एक हेडिंग देके थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आया मानव संसाधन। मानव, हमने शुरुआत में ही बता दिया कि प्रकृति में हम लोग स्वच्छंद रूप से आए हैं, हमें रहने खाने जीने का अधिकार है। लेकिन अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, पूरे विश्व की जो आबादी है सब एक टाइप की तो है नहीं। डार्विन ला आप यहां फॉलो कीजिए साइंस का, कि विभिन्नताएं, उस डार्विन के जो 6 नियम थे उसमें एक था विभिन्नता, यानी वैरायटी। हर देश का, हर प्रदेश का अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार का है। किसी देश में कुछ और पाए। आप एक नदी का एग्जांपल लेते हैं कि चाइना में लोग हाइट कम है लोगों की, नेपाल में हाइट कम है, या आप ऐसा बहुत ज्यादा हिल एरिया पे पाने जो व्यक्ति रहते हैं उनकी हाइट कम होती है, तो क्या वो तेज दौड़ सकते हैं या लॉन्ग जंप कर सकते हैं? शायद मुश्किल होगा उनके लिए। अफगानिस्तान के रीजन में आप चले जाएंगे तो बड़े लंबे लंबे 6-6 फुट के लोग पाए जाते हैं। यूरोप में भी आप चले जाएंगे तो वहां भी लंबाई ज्यादा है। तो वो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न है। इंडिया में एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। सदर्न इंडिया में सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, वहां पे आईटी हब डेवलप हो चुका है, यानी वो कंप्यूटर की फील्ड में बहुत आगे हैं। तो क्या नॉर्दर्न इंडिया में भी ऐसा है? शायद नहीं है। अब वो आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका में पूरा डेवलप कर गए, अमेरिका में बहुत ज्यादा हो गए, यहां से एक्सपोर्ट होते हैं। आप मान के चलिए, मानव संसाधन की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट होते हैं और वहां के पूरे
कंप्यूटर डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा अमेरिका हमारे एनआरआई से ही चलता है। अगर हम विड्रा कर ले तो कोलैप्स भी हो सकता है अमेरिका के सिस्टम जो नासा से अपना चला के रखे हैं। तो ये ब्रेन के लेवल पे है, फिजिकल के लेवल पे, इसमें भी अलग अलग वैरायटी पाई जा रही हैं हर देश का, हर जगह का। अब रेगिस्तान में आप ले लीजिए, रेगिस्तान के लोग कुछ अलग टाइप के हैं, यानी उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी कुछ अलग नहीं है, लेकिन कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, ये आपका मानव संसाधन हुआ। भूमि संसाधन में आप जाएंगे तो हर देश की भूमियां, हमारे भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और लगभग हर प्रकार की मिट्टियां इंडिया में पाई जाती हैं। इंडिया में वैरायटी ज्यादा है। सऊदी अरब में चले जाएंगे तो हर जगह रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बालू का टीला ही टीला नजर आएगा। तो वहां पे बालू एक प्रकार से है सऊदी अरब में। और सहारा के मरुस्थल में रेगिस्तान में चलेंगे जाएंगे वहां भी बालू ही बालू है। और कुछ और जगहों में चले, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग चले जाएं भारत के, तो वहां पे पहाड़ है, पहाड़ नजर आएगा। ये भी वैरायटी है। तो प्लेन लैंड कम मिलेगा आपको। ये आपका भूमि संसाधन हुआ कि उस भूमि से आप किस प्रकार की भूमि है और उस भूमि से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब जंगल जहां पे है तो उस भूमि से हम लोग वन प्राप्त कर सकते हैं, प्लेन लैंड में एग्रीकल्चर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि, अब कृषि के लिए सिर्फ एक ही प्रकार की वो चाहिए आपको, प्लेन लैंड चाहिए। लेकिन हम एग्रीकल्चर हिल एरियाज पे भी थोड़ा डेवलप किए हैं। जैसे टी, चाय का उत्पादन हम असम में करते हैं, तो वहां पे ऐसे मेड़बंदी ढलान पे से थोड़ा मेड़बंदी कर करके हम वहां पे चाय को ग्रो, टी को ग्रो कराते हैं। ये कृषि है। और प्लेन लैंड में आप देखते हैं गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब होते हैं। ये आपका हो गया कृषि संसाधन में। जल संसाधन में, जल संसाधन में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं पूरे दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर 70% समुद्री जल है, 30% पीने योग्य है जो लैंड पर है, यानी मीठे पानी का। वो समुद्री जल जो है वो खारे पानी का, वो हम लोग पी सकते नहीं है। उसमें तुमने बताया था कि 1000 किलोग्राम में 34 ग्राम तो लवण पाया जाता है, तो इस कारण से वो हम पी नहीं सकते। तो जो प्लेन लैंड में है, जो मीठे पानी की पानी जहां से हम प्राप्त करते हैं उसको हम लोग पीते हैं। लेकिन हम लोग समुद्री जल को भी पीने योग्य बना रहे हैं। कैसे? उसके लवण को पृथक करके। लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ा भी, इस वजह से वो संभव नहीं हो पा रहा है। ये आपका जल संसाधन में आ गया। पशु संसाधन में, पशु संसाधन पूरे संसार में हर जगह क्लाइमेट के अनुसार जो पशु जहां पे ज्यादा हैं, यानी उनके पर्यावरण के अनुकूल, तो वो वहां पे ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे किसी देश में भेड़ बहुत ज्यादा पाली जाती हैं, किसी देश में गाय बकरी भैंस बहुत ज्यादा पाली जाती हैं। किसी देश में जैसे हिल एरिया में आप देखते हैं एक याक एनिमल है, वो हमारे किस काम में आता है, उसके भी बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, ऊन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। गाय भैंस तो आप सामान्यतः जानते हैं दूध दही के लिए फेमस है। बकरी मांस के लिए, मुर्गी उसके लिए मांस के लिए या अंडे के लिए प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। इस ऊंट आप आप ले ले एग्जांपल, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में चलने के लिए ऊंट ही बहुत बढ़िया साधन माना जाता है। तो हर जगह का क्लाइमेट के अनुसार पशु भी वितरित हैं कि हाँ इस जगह ये पशु ज्यादा पाए जाएंगे, इस जगह ये पशु नहीं पाए जाएंगे। ठीक, ये आपका हो गया पशु। वन संसाधन में, वन तो कई प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन, पर्वतीय वन, तमाम प्रकार के होते हैं। तो जहां जैसा क्लाइमेट इनके अनुसार, कोड़ी वन, जहां जैसा क्लाइमेट इनके अनुसार है, जिस प्रकार के पेड़ उगने के चांसेस जिस उस क्लाइमेट में है, वहां पर वैसे ही पेड़ उगाए जाएंगे। अब पर्वतीय क्षेत्र में आम का पेड़ थोड़ा ना ग्रो कराया जाएगा, वहां पे तो कोड़ी बन पाए जाते हैं जिसके पत्ते तीखे तीखे होते हैं, ताकि जब ऊपर से बर्फ पड़े तो सीधे नीचे गिर जाए। आम वहां पे होगा नहीं,
है ना। अब जैसे ठंडे ठंडे प्रदेशों में सेब का प्लांट लगाया था, कश्मीर से सेब बहुत आता है हमारे मैदानी भागों में। तो अब अगर हम मैदानी भागों में सेब उगाते हैं तो उगता ही नहीं है। तो कश्मीर का क्लाइमेट उस सेब को ग्रो कराने के लिए अप्रोप्रिएट है। हमारा मैदानी भाग का उत्तर गंगा दोआब मैदान, यहां पे नहीं उसका क्लाइमेट है, नहीं ग्रो कराया जा सकता है। ये आपका हो गया वन संसाधन। मत्स्य संसाधन में आप जो हम जाते हैं तो हम इनलैंड फिशरीज एंड आउटलैंड फिशरीज में, सीमा के अंदर हम तालाब वगैरह में हम मत्स्य पालन करते हैं, वहां से उसका व्यापारिक कारोबार करते हैं। और जो तटीय क्षेत्र हैं वहां से मछुआरे समुद्र के द्वारा मछलियां पकड़ते, वहां से भी मछली का कारोबार होता है। तो ये मत्स्य पालन का एक सेक्टर, यह एक इसका जो मछली का है व्यापारिक महत्व को देखते हुए हम मत्स्य पालन करते हैं। ठीक, लास्ट में आ जाते हैं खनिज संसाधन पर। भारत में भी खनिज पर्याप्त रूप से है, इसमें कोई दो है। अगर आप लिस्ट उठाएंगे, चूंकि इस जो खनिज संसाधन की लिस्ट है वो हर साल इकोनॉमिक सर्वे में आप देखते होंगे पूरा डाटा पेश रहता है, लेकिन अब मोटी मोटी में जानकर डाटा तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि हर साल का डाटा अलग अलग है। तो और एनसीईआरटी में जो डाटा बहुत पुराना है। अब आप क्या क्या पाए जा रहे हैं भारत में, ये तांबा के लिए यहाँ पे खेतड़ी खान बहुत फेमस है, तांबा के लिए चिली भी बहुत फेमस है, चिली साउथ अमेरिका के कंट्री। सोना यहाँ पे कोलार की खानों पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, अब्रक झारखंड में आप देखते हैं, थोरियम केरल की मोनजाइट रेत से पाया जाता है, कोयला झारखंड में ज्यादा है। ये सब हमारे खनिज संसाधन जो कि हमारे यहाँ विद्यमान है। आयल आप देखते हैं असम के डिगबोई में शुरू, वहां से आयल फील्ड वहां पर है छोटी सी। मुंबई हाई में भी आप आयल फील्ड देख रहे हैं, समुद्र से 200 नॉटिकल मील दूरी पर, तटीय क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर है। तो हमारे यहाँ खनिज संसाधन भी पर्याप्त है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमने अभी उसका पूरा का पूरा एक्सप्लोरेशन नहीं किया है। इनरिच है हमारे यहाँ कोई इसमें हाँ, जो हमारे यहाँ जिस चीज की कमी होती है हम उसको इंपोर्ट करा लिया करते हैं। ये आपका हो गया आज का पूरा ये वाला चैप्टर, चैप्टर 9 हमारे संसाधन। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर हो, प्राकृतिक प्रदेशों में मानव का जीवन। प्राकृतिक प्रदेश वह प्रदेश है जिसकी जलवायु, मृदा और वनस्पति में एक रूपता पाई जाए। पूरे संसार को लगभग 12 से 14 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, अलग अलग है। अभी हम नाम आपको बता देते हैं कि क्या नाम देखना पड़ेगा। अब ये प्राकृतिक प्रदेश जलवायु के आधार पर विभाजित किए गए हैं। हर जगह के क्लाइमेट, मान लीजिए यहाँ की क्लाइमेट कुछ और है, यहाँ की कुछ और है, यहाँ की कुछ और है, यहाँ की कुछ और है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। हर जगह के आधार पर लगभग 12 या 14 भाग बांटा गया है। अब इसमें एक बात और आ जाती है, जैसे एक हम बताए हिमालय को अलग प्राकृतिक प्रदेश में रखा गया, तिब्बत को अलग प्राकृतिक प्रदेश में रखा गया है, सऊदी अरेबिया वाले रेगिस्तान को अलग प्राकृतिक प्रदेश में रखा गया। अब अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में जो मनुष्य, जो मानव जीवन है वो वहां के प्रदेश के अनुसार अपने आप को सेट कर लिया है। एग्जाम्पल मैं सऊदी अरेबिया से ही ले रहा हूं, वहां पर पीने के रेगिस्तान है, पीने का पानी नहीं है, तो वो बहुत ही जहां से पानी मंगाते हो बहुत ही कम यूज करते हैं पानी का, कम, और हो सकता समुद्र से ही वो पानी मंगा रहे हो, उसको पृथक कर देते हो लौड़ का, हमें नहीं मालूम कैसे वो पानी का, लेकिन रेगिस्तान है, पानी कम है, होता होगा कुछ कहीं लैंड होगी तो उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लिए। उनके ड्रेस आप देखेंगे कि आप हमेशा सफेद सफेद कपड़े पहने रहते हैं, ताकि बहुत गर्मी पड़ती है, वो सफेद जो कपड़े हैं वो रिफ्लेक्ट कर दिया करे गर्मी को। ये बात वहां पे हो गई। ठंडे प्रदेशों में आप देखेंगे बहुत से ज्यादा कपड़े पहने रहेंगे भाई, बहुत ठंडी पड़ती, उनको गर्मी अपनी गर्मी को मेंटेन करना होगा। तो इस प्रकार से आप जहां की जलवायु जिस प्रकार से है,
मनुष्य ने अपने आप को उस अनुसार सेट कर लिया है और उसी अनुसार से खेती भी वहां की जा रही। जो फसल उस क्लाइमेट में ग्रो कराई जा रही है उसी अनुसार वहां पर खेती की जा रही और मनुष्य उस फसल को खाने के लिए बाध्य हो गया और उसका पूरी बॉडी उसी अनुसार सेट हो गई है। अब कुछ प्राकृतिक प्रदेश बता दें, जैसे विषुवतीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय पूर्वी सीमांत, उष्णकटिबंधीय घास भूमि या सवाना, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, भूमध्यसागरीय प्रदेश, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय कोस्ट पूर्वी सीमांत प्रदेश, मध्य अक्षांशीय शीतल सीमांत प्रदेश, घास भूमि प्रदेश, मध्य अक्षांशीय टैगा प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, कोणीय पर्वतीय प्रदेश। ये सारे पूरे लिस्ट नाम है। तो हर जगह जितने भी हमने प्रदेश बताया, 12 हमने बताया है, इस 12 प्रदेश में है तो 13 या 14 के आसपास, एक दो नहीं उसमें साथ दिया होगा। तो इन 12 या 14 प्रदेशों में मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, मानव जीवन जो है वो वहां के पर्यावरण, वहां के क्लाइमेट के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया है और उसी अनुसार वहां पर फसल भी ग्रो कराई जा रही है, उसी अनुसार वहां पर एनिमल भी पाए जा रहे हैं। ये आपका प्राकृतिक प्रदेशों में मानव जीवन हुआ। बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन के लिहाज से बताने के लिए नहीं था, इसलिए थोड़ी सी जानकारी मैं यहां पर दे दिया हूं और चैप्टर भी बहुत बड़ा है नहीं। आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। कल क्लास 9th का लास्ट चैप्टर होगा, 11th एंड 12th। उसके बाद हम 10th के लेक्चर पे चले आएंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।